हेलो, नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम जानेंगे कि प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की वो कौन सी भाषा व लिपि थी जिसके राज अभी तक खुले नहीं। तो इसी के संदर्भ में आज हम जानेंगे कि इसके बारे में भारतीय प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक व इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का क्या मानना है। यह वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ जानकारी के दृष्टिकोण से बना रहा हूँ। इसका किसी भी राजनीतिक या धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है, न ही किसी की भावनाओं को आहत करने से। तो अब हम जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में क्या कहते हैं। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को खोजा गया और तभी से इस लिपि और भाषा वैज्ञानिक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने व पढ़ने के प्रयासों में लगे हुए हैं, परंतु अभी तक ये पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है कि आखिर यह कौन सी लिपि है। तो इसी के संदर्भ में अब हम जानेंगे राजेंद्र प्रसाद सिंह जी क्या बताते हैं। उनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग अभी तक 4000 अभिलेख प्राप्त किए जा चुके हैं और इन सभी 4000 अभिलेखों में कुल 400 से अधिक ऐसे लेटर्स या अक्षर हैं। उन सभी अक्षरों में से तकरीबन 31 ऐसे लेटर्स हैं या अक्षर हैं जिनकी पुनरावृत्ति या प्रयोग बार बार हुआ है, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता से कोई लंबा अभिलेख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। औसतन अभिलेख 5 लेटर्स मतलब 5 अक्षरों के हैं। यदि यह अभिलेख लंबे होते तो उन्हें पढ़ने में काफ़ी मदद मिलती, परंतु ये सभी अभिलेख काफ़ी छोटे छोटे हैं, ऐसा राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का मानना है। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि सम्राट अशोक के अभिलेख काफ़ी लंबे लंबे होते थे या लंबे हैं, जिसमें एक लेटर्स या अक्षर की पुनरावृत्ति या उसका प्रयोग बार बार हुआ है, जिसके कारण जेम्स प्रिंसेप को उनके सूत्रों को पकड़ने में काफ़ी मदद मिली थी। और दूसरा, सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़े जाने का कारण उनके अभिलेखों का द्विभाषीय होना है। कहने का मतलब 2 भाषाओं में लिखा होना, यानी 2 अलग अलग लिपियों का होना। जब हमें एक लिपि की जानकारी होगी तो दूसरी लिपि को आसानी से हम समझ सकेंगे, परंतु अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से कोई अभिलेख ऐसा नहीं मिला है जिसमें 2 लिपियों का प्रयोग
किया गया हो और उसकी एक लिपि का ज्ञान हम में से किसी को पहले से है, तभी हम उस दूसरी लिपि को पढ़ पाएंगे। परंतु इस तरह की कोई ऐसी लिपि है ही नहीं। और तीसरी बात यह है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बात की जानकारी हो गई कि इन अभिलेखों की भाषा प्राकृत और धम्मा लिपि है, खरोष्टी लिपि में है, जो कि यह प्राकृत भाषा एक हमारी ज्ञात भाषा थी या पहले से पता थी, केवल लिपि अज्ञात थी। कहने का मतलब भाषा की जानकारी थी, परंतु उस लिपि की जानकारी नहीं थी। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो अज्ञात है ही, उसके साथ साथ वो भाषा भी अज्ञात है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि व भाषा में मिले अभिलेखों को पढ़ पाना व उन्हें समझ पाने के मुख्य कारण यही रहे और यही गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई और विवादास्पद का विषय बनी हुई है कि आखिर यह है कौन सी लिपि, प्रोटो द्रविड़ियन लिपि है या प्रोटो धम्मा लिपि है। इसे कई सारे भाषा व लिपि विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मतों या विचारों को लिखा है इस पर कि यह प्रोटो द्रविड़ियन लिपि है, जिसमें अभी हाल ही के कुछ वर्षों पूर्व के एक विद्वान मोतीलाल कंगाली थे। अभी कुछ विगत वर्षों पूर्व जिनका निधन हो गया है, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में इसे लिखा है कि सिंधु घाटी से प्राप्त लिपि गोंडी लिपि है, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल धौलावीरा से एक सन 1991 में साइन बोर्ड मिला है। जैसा कि हम अभी पीछे चर्चा किए कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अभिलेख काफी छोटे और मात्र 5 अक्षरों तक ही मिले थे, परंतु इस साइन बोर्ड पर 10 अक्षर लिखे हुए मिले हैं, इसलिए यह उनकी तुलना में बड़ा अभिलेखीय साक्ष्य है। परंतु सन 2012 में एक घटना घटित होती है और अफगानिस्तान से ईसड़ी हड़प्पन या सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से 7 पंक्तियों में लिखित ताड़पत्र पर एक पांडुलिपि मिली हुई है। इस पांडुलिपि में कोही लिपि का प्रयोग हुआ है और कुछ एक लिपियां सिंधु घाटी सभ्यता की हैं। तो इसी कड़ी में जो विचार विमर्श 2012 से चला आ रहा है, वह और गहरा हो गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेखों से प्राप्त लिपि धम्मा लिपि है, परंतु कुछ विद्वानों ने इस बात पर पहले भी अपनी सहमति दी थी कि यह प्राप्त लिपि पूर्व धम्मा लिपि है। धम्मा लिपि को ही कुछ विद्वान ब्राह्मी लिपि कहते हैं।
एक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी थे, जिनकी एक पुस्तक है भाषा विज्ञान। उसको जब आप सभी में से कोई भी पढ़ेंगे या देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है, सम्राट अशोक के अभिलेखों के 10 अक्षर हूबहू प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त लिपि या भाषा के अक्षरों से मेल खाते हैं। कहने का मतलब कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे, उनके 10 ऐसे अक्षर हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त लिपि के अक्षरों से हूबहू मेल खाते हैं, सेम कॉपी है। और इधर अभी कुछ ही वर्षों के अंदर दक्षिण भारत के तमिलनाडु में जब खुदाई हुई थी, तो उस खुदाई हुई थी किल्ली में, वहां से प्राप्त तमिल धम्मा लिपि में लिखी लिपि मिली, जो सम्राट अशोक की धम्मा लिपि से मिलती जुलती है। और उसके 5 ऐसे अक्षर हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाते हैं। इसका मतलब उत्तरी धम्मा लिपि या उत्तरी ब्राह्मी लिपि के 10 अक्षर और दक्षिणी धम्मा लिपि के 5 अक्षर, कुल मिलाकर के ये 15 अक्षर हूबहू सेम, या हम ये कह सकते हैं कि फोटोकॉपी है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से, जो कि धम्मा लिपि के हैं। अभी जो शीघ्र में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पे शोध कार्य किया गया, उसमें लगभग 198 198 अक्षर धम्मा लिपि से मेल खाते हैं। तो इस प्रकार सभी विद्वानों ने अपना अपना मत दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि वास्तव में धम्मा लिपि का ही एक पूर्व रूप है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि धम्मा लिपि का ही पूर्व रूप है, तो इसे अभी तक पढ़ा क्यों नहीं गया? तो यहाँ पर भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि किसी भी लिपि का विकास होता है, आप देवनागरी लिपि को पढ़ लेते हैं, परंतु आज से लगभग 1000 साल पूर्व की नागरी लिपि को आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि लिपि अपनी संरचना को बदलती रहती है। तो सम्राट अशोक के समय में और सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कई सदियों का फर्क है या अंतर है, इसीलिए वहां से इसका विकास हुआ, परंतु आप इसे पढ़ नहीं पाएंगे। आगे राजेंद्र प्रसाद जी बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि 2 प्रकार की है। एक तो उसमें ध्वनियों के प्रतीक हैं, जो सम्राट अशोक की धम्मा लिपि से मेल खाते हैं, वो ध्वनियों के प्रतीक हैं, परंतु उस लिपि के कुछ चिन्ह भावबोधक हैं। जैसा कि हम सभी को ये पता होना चाहिए कि पहले भाव चित्रात्मक शैली का प्रयोग होता था, जिससे संप्रेषण होता था। आगे चल करके धीरे धीरे ध्वनियात्मक लिपि का विकास हुआ। इसमें धम्मा लिपि है, जिसके एक एक अक्षर ध्वनि का संप्रेषण करते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का मानना है कि ध्वनि भाषा की
सबसे छोटी इकाई होती है, परंतु भाषा की प्राकृतिक रूप से छोटी इकाई वाक्य है। और हम सभी लोग अपने अध्ययन करने की सुविधा के अनुसार वाक्य को शब्दों में तोड़ते हैं और शब्दों को ध्वनियों में तोड़ते हैं। यह वहाँ की चित्रलिपि से समझ सकते हैं, क्योंकि चित्रलिपि से ही हमारी ध्वन्यात्मक लिपि का विकास हुआ है। इसीलिए चित्रात्मक लिपि से इस बात को समझा जा सकता है कि ध्वनियों को बाद में तोड़ा है और ध्वनियों का समूह वाक्य नहीं है, बल्कि वाक्यों का जो निर्माण किया गया उसका एक बनाया गया रूप ध्वनि है। अध्ययन करने के लिए आगे राजेंद्र प्रसाद सिंह जी कहते हैं कि अभी यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 2012 के बाद यह विमर्श काफी गहरा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब रहस्य नहीं रहेगी, क्योंकि जो पांडुलिपि की खोज की गई है उसमें बहुत से सारे ऐसे सूत्र हैं कि हम धम्मा लिपि के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ सकते हैं या उसे पढ़ा जा सकता है। धम्मा लिपि के प्रारूप के या धम्मा लिपि के प्रारूप को बनाते हुए बैक में सिंधु घाटी लिपि तक जाया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि धम्मा लिपि के प्रारूप को बनाते हुए बैक में हम सिंधु घाटी लिपि तक जा सकते हैं, तभी हम उसे समझ पाएंगे।